हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक। जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं जेकेपीएससी का सिलेबस, तो हम सबसे पहले साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन स्टार्ट करेंगे। ये जो यूनिट रहेगी आपकी, इसमें हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, ऑल द साइकोलॉजिकल थ्योरीज और जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स रहेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं विद रेफरेंस टू देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। सिलेबस की हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप उसको एक बार देखिए, देन यू विल नो कि किस तरीके से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। सो साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। अदरवाइज इन्होंने बात करी है कि हमें मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ने हैं सबसे पहले, बट नहीं, उससे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी की इमर्जेंस क्या है, बिकॉज जो बेस होएगा हमें वहां से शुरुआत करनी है। यहाँ पे तो सिलेबस में आप सिलेबस को भी एक बार टैली करना। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला है कि स्कूल से स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो में आपको मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी भी पता चल जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इवोल्यूशन कैसे होता है साइकोलॉजी का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट। सो साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं ना, तो आपको लगता होगा कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इट्स अ साइंस ऑब्वियसली, बट ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बात करता है, जो सिर्फ उन लोगों की बात करता है जिनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ओके, या फिर कह सकते हैं हम, जब हम किसी हम बोलते हैं ना, एक हम हमारा एक स्टेरियोटाइप है, जब हम साइको साइको बोलते हैं तो हमें लगता है कि वो इंसान किसी मेंटल इलनेस से गुजर रहा है, तो तभी उसको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी या तभी वो साइकोलॉजी पढ़नी है। बट नहीं, अब आप खुद सोचिए, आप एज आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, या आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की बात करें, तो साइकोलॉजी को क्यों इसमें इंक्लूड किया है? बिकॉज एज ए टीचर हमारी साइकोलॉजी जो होगी वो डिफाइन करेगी हमारी हमारी टीचिंग को। ठीक, तो साइकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये एक साइंस है जो कि बात करता है। अब यहाँ पे एटाइमोलॉजिकल मीनिंग अगर हम देखें तो ये आपको नोट डाउन इसीलिए करना है बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपको यहाँ पूछा जाएगा कि किस लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया है, लाइक ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, साइकोलॉजी जो एक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसमें है साइकी एंड लॉगस। ठीक, साइकी का मतलब होता है सोल एंड लोगस का मीन्स होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ सोल इज इज साइकोलॉजी। मीन्स कि अगर आप हम बात करें साइकोलॉजी की, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला था कि जो साइकोलॉजी है इट इज स्टडी ऑफ सोल। हाँ, सोल, स्टडी ऑफ सोल, या फिर कह लीजिए साइंस ऑफ सोल। जो हमारी सोल, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसी की स्टडी करना इज साइकोलॉजी। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेंटल किसी के मेंटल इलनेस या मेंटल प्रॉब्लम्स तक ही सीमित है, नहीं। हमें किसी को रीड करना है तो हमें उसके कॉन्शियसनेस को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब एज अ टीचर मान लीजिए हमें भी अपने बच्चे की साइकोलॉजी, एज अ टीचर हमें अपने बच्चों की, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि वो बच्चा कैसे बिहेव, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका कॉन्शियसनेस कैसा है। ठीक है, उसकी मेंटल प्रोसेसेस, जो भी चीजें हैं वो हमें पता होना चाहिए, इसलिए इस सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्लियर? सो साइकोलॉजी डिराइव्ड करा जाता है एक ग्रीक वर्ड से, साइकी एंड लोगस। इसमें से आपको जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है कि ग्रीक वर्ड है साइकी एंड लोगस, ये आपको नोट डाउन करना है। बट विथ आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, कुछ जैसे ऐसा होता है ना कि अब लगता है कि भाई स्टडी ऑफ सोल ही है क्या, नहीं। तो उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को उन्होंने बोला इट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। फिर बिहेवियर पे बात आई। ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड ऑल्सो उसके बाद स्टडी ऑफ माइंड, मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, तो हम स्टडी ऑफ बिहेवियर भी बोल सकते हैं साइकोलॉजी को, स्टडी ऑफ माइंड भी बोल सकते हैं ना। सो ये अभी मीन्स देखिए ना, जैसे जैसे विद सम टाइम ना, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव्स रहते हैं। तो जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट होंगे उनके अकॉर्डिंग उनके अलग अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिहेवियरिज्म से बिलोंग कर रहा है तो वो तो यही बोलेंगे ना कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। अगर हम साइको एनालिसिस की बात कर रहे हैं, सिगमंड फ्रॉइड की बात कर रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे, इट इज स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, माइंड, क्योंकि उन्होंने माइंड की बात की है ना, उन्होंने कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की है। तो ये जो पर्सपेक्टिव रहेगा ना साइकोलॉजी का,
हमें तो सबके पर्सपेक्टिव जानने हैं। और ये कैसे पता चलेगा, जब हम एक-एक करके हर एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को देखेंगे। आज की वीडियो आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है। यहाँ पे आज आपको हम बताएँगे कि एग्ज़ैक्टली डिफरेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है। बट जैसे-जैसे ये लेक्चर्स आगे-आगे कंटिन्यू होते जाएँगे, आपको वन बाय वन हमें हर एक स्कूल पढ़ना है। उन स्कूल्स की जो थ्योरेटिकल अप्रोचेज़ है, हमें वो भी देखनी है। तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ैक्टली ये जो साइकोलॉजिस्ट है ये क्या कहना चाहता है और इनके अकॉर्डिंग व्हाट इज साइकोलॉजी। तो जब तक ये सिलेबस खत्म होगा, जब तक साइकोलॉजी पार्ट खत्म होगा, तब तक आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली साइकोलॉजी क्या है। फिर आप खुद से एनालाइज करना कि साइकोलॉजी जो है ये एग्जैक्टली किस साइकोलॉजिस्ट की मतलब देखिए फिर वो हमारी अपनी सोच है कि हमें इन साइकोलॉजिस्ट की बात सही लग रही है, ठीक। बट हमें सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। तो साइकोलॉजी जैसे मैंने कहा, सबसे पहले बोला जाता था इट इज स्टडी ऑफ सोल, देन बोला गया कि इट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ माइंड, मेंटल प्रोसेसेस। तो ऐसे ऐसे करके साइकोलॉजी को बताया गया है। बट अगर हम देखें इन सिंपल वर्ड, इट इज स्टडी ऑफ ऑल द मेंटल प्रोसेसेस। साइकी जो होती है ना, साइकी इज माइंड, ऑल द मेंटल प्रोसेसेस, जो भी हमारे माइंड में मेंटल जो हमारे जो कनेक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस चल रही हैं, इनके बारे में स्टडी करना इज साइकोलॉजी। ठीक है ना। ये साइंस इसीलिए है बिकॉज साइकोलॉजी का एक रिलेशनशिप है ह्यूमन बॉडी के साथ, ऑब्वियसली। ठीक है ना। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको यहाँ पे, अगर एक इंसान इमोशनली, देखो इमोशंस इमोशनली स्ट्रांग है या वीक है, ये हम साइकोलॉजी में, चलो मान लीजिए इसको हम साइकोलॉजी से रिलेट करेंगे। बट अगर इंसान इमोशनली वो सही फील नहीं कर रहा है, तो क्या वहाँ पे उसकी फिजिकल बॉडी का उसका कोई रोल नहीं है? ठीक है ना। मान लीजिए उसके हार्मोनल में कोई ऐसी हार्मोनल में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, हार्मोनल फ्लक्चुएशन जैसे आती हैं, जिसको हम मूड स्विंग्स भी कह देते हैं, तो क्या देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल बॉडी एंड साइकोलॉजिकल बॉडी? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो साइंस इसीलिए है बिकॉज यहाँ पे हमें बायोलॉजिकल जो बॉडी का बायोलॉजी है, हमें वो भी थोड़ी बहुत जाननी पड़ती है। ठीक है। सो इसलिए साइंस ही है, साइकोलॉजी इज अ साइंस। समझना है, स्टडी करना है कि ह्यूमन माइंड क्या है, माइंड को कैसे, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है ना, एब्स्ट्रैक्ट है। अब ब्रेन को तो आप पढ़ पाओगे, ब्रेन को तो आप समझ पा रहे हो, माइंड को कैसे समझोगे? उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस और डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ने अलग अलग बातें करी हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आपको समझनी है, आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन कौन सी डेफिनेशंस और किसने दी हैं। आप जैसे देखिए, मैकडूगल, विलियम मैकडूगल, ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है साइकोलॉजी में। ये क्या बोलते हैं? इट इज अ साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। ठीक है। क्या बोलता है ये? विलियम मैकडूगल कहते हैं इट इज अ साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर। यहाँ पे ये सिर्फ बिहेवियर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। मैंने क्या बोला? आप जब किसी की डेफिनेशन या किसी का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हो ना, वहां पे सब दिखता है। अब यहाँ पे बिहेवियर की बात हो रही है कि जो किसी के बिहेवियर को कंट्रोल कर पाए, ये उसके बारे में जानना है साइकोलॉजी। ठीक है। क्लियर? वॉटसन ऑब्वियसली वो तो बिहेवियरिज्म से जुड़े हैं, अब वो तो बिहेवियर की बात करेंगे। अब उनके अकॉर्डिंग क्या है? इट इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, सिंपली। वॉटसन, जो कि जेबी वॉटसन, जॉन बी वॉटसन, जो कि कौन है, एक बिहेवियरिस्ट है, वो भी यही बोल रहे हैं कि ये क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर है। ठीक है जी। ये थे कुछ डेफिनेशंस। अब आ जाइए, हमारा जो नेक्स्ट इसका सब पार्ट है वो रहेगा इवोल्यूशन। व्हाट एग्जैक्टली, हाउ साइकोलॉजी इवॉल्व, कैसे इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं अकॉर्डिंग टू दैट ओनली हमें पढ़ना है, हमें यहाँ पे ज्यादा वो नहीं करना है, इसको स्ट्रेच नहीं करना है। अब मैं आपको सिंपल सा बताऊं, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी में क्या रहेगा कि जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो ये शुरुआत तो विल्हम वुंट ने, हम कहते हैं कि करी है। ठीक है। विल्हम विल्हम वुंट ने शुरुआत की थी। ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, विल्हम वुंट ने क्या किया था, 1879 में सबसे पहले उन्होंने साइकोलॉजी लैब बनाई थी। एक साइकोलॉजी लैब उन्होंने बनाई, कहाँ पे बनाई? इंपॉर्टेंट है, लेप्जिग, जर्मनी में। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ना आप जस्ट रिलेट करिए, ठीक है, डॉट्स को कनेक्ट करना। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 1879 में साइकोलॉजी, पहली साइकोलॉजी लैब, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जिसको बोला जाता है, उसका कॉन्सेप्ट है और साइकोलॉजी लैब बनाई गई। कहाँ पे? जर्मनी में। किसने बनाई? विल्हम वुंड ने बनाई। इसलिए हम इनको बोल देते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी।
क्या बोलते हैं इनको, ये चीजें हम साथ साथ में लिखेंगे, ठीक है। वुंड को हम बोलेंगे फादर ऑफ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल और मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है, और मॉडर्न साइकोलॉजी, ये हो गया एक पॉइंट, ठीक है। बट बट यहाँ पे विल्हम वुंड से जुड़ी सिर्फ यही चीजें नहीं है। हमने क्या बोला, विल्हम वुंड ने 1879 में साइकोलॉजी लैब बनाई, जिसके बाद साइकोलॉजी का थोड़ा ज्यादा एवोल्यूशन हुआ, पॉपुलराइज हो गई, ठीक है, पॉपुलर हो गया कि भाई साइकोलॉजी भी एक ऐसा डिसिप्लिन, क्योंकि उससे पहले उसकी कोई बात ही नहीं होती थी। हाँ, ये एक बात और है कि साइकोलॉजी की किसी और सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल फिलोसफी में साइकोलॉजी की बात हो रही है। अब फिलोसफी तो बहुत बड़ी एक ब्रांच, एक सब्जेक्ट है, उसी के अंदर साइकोलॉजी का कोई एक दो बार जिक्र हो गया। बट विल्हम वुंड के इस लैब बनाने के बाद ही जो साइकोलॉजी वो एक अलग से एक डिसिप्लिन आया, और वहां पे जाके देन साइकोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट बोला गया, ठीक है ना। तो ये चीज आपको नोट करनी है, क्योंकि अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो साइकोलॉजी जो टर्म है ना, ये शब्द है ना साइकोलॉजी का, ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया। तो अब जैसे देखिए, रुडोल्फ रुडोल्फ याद रखना, रुडोल्फ गॉकल, इन्होंने क्या किया था, फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड द टर्म इंट्रोड्यूस्ड द टर्म साइकोलॉजी। क्लियर, ये प्लीज नोट डाउन कर लेना, ये एक्स्ट्रा चीजों में आ जाती हैं चीजें, जैसे ये एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यों है, मैंने क्या बोला, साइकोलॉजी को पॉपुलर, साइकोलॉजी की जो पॉपुलर हुआ ना, वो आफ्टर इसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंटल लैब बनी ना, इसके बाद हुआ। बट रुडोल्फ गूगल ने जो टर्म दी थी ना साइकोलॉजी, ये एक बीच में अलग से ये चीज आएगी, क्योंकि इन्होंने किसी एक फिलॉसफी की किताब में साइकोलॉजी शब्द यूज किया, सिर्फ शब्द यूज किया। बट पॉपुलर कब हुआ, जब विल्हम वुंड ने क्या बनाई, एक एक्सपेरिमेंटल लैब, साइकोलॉजी लैब, कहां पे बनाई, जर्मनी में। कब, 1879। आई होप इतना आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब क्या हुआ, ये तो हमने सिर्फ अभी बताया कि कैसे शुरुआत हुई, पॉपुलर हुई। अब आते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ मैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन दे रही हूं अभी फिलहाल इस लेक्चर में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम एक एक स्कूल को उठाएंगे, उनकी थ्योरेटिकल अप्रोचेस को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म पहला स्कूल है, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म विल्हम वुंड से ही जुड़ा है, विल्हम वुंड, ठीक है, वुंड की ही द्वारा दिया गया, मतलब वुंड जो है, और एक और नाम याद रखना, एंड एडवर्ड एडवर्ड टिचनर, ठीक है, टिचनर जो कि वुंड के स्टूडेंट रहे थे, ठीक है। इन दोनों का साथ में ही कंट्रीब्यूशन है स्ट्रक्चरलिज्म में, तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। स्ट्रक्चरलिज्म क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, दी जो हमारा माइंड है ना, इन्होंने क्या बोला है कि साइकोलॉजी क्या है, अपने माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ना, सिर्फ ओनली स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, और स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को पढ़ना मतलब इंट्रोस्पेक्ट करना। तो एक और टर्म याद रखना, इंट्रोस्पेक्शन। क्लियर, समझिए, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड दो चीज, अच्छा देखिए इसको और इजी समझाती हूँ। ब्रेन, ठीक है, ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड ब्रेन का फंक्शन दोनों अलग चीजें हैं। हैंड का स्ट्रक्चर, हैंड का फंक्शन दोनों अलग चीजें हैं। इसका शारीरिक आकार कह लीजिए, इसकी शारीरिक मतलब ये कैसा है, ठीक है, ओनली स्ट्रक्चर बात करता है ये दिखने में कैसा है, ठीक है, इसका पूरा आप कह लो लेआउट कैसा है, ये सिर्फ इसकी बात हो रही है। सेम ब्रेन के साथ भी ऐसा है कि ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सेरिब्रम है, डिफरेंट लोब्स हैं, ठीक, ये सिर्फ उनके पार्ट्स की बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म में, ठीक है, नॉट की फंक्शन क्या है ब्रेन का। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट ब्रेन जैसे हम बोलते हैं, राइट ब्रेन है, ठीक है, इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, इनके पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं, उसकी बात नहीं करते स्ट्रक्चरलिज्म वाले। माइंड में सिर्फ ये बोल रहे हैं माइंड के स्ट्रक्चर को जानो भाई। व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रो मींस टू लुक विद इन,
क्या बोला जाता है यहाँ पे? टू लुक विद इन, ठीक है ना। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है अपने अंदर झांकिए, ठीक है, अपने अंदर देखिए, अपने माइंड को जस्ट उसके आकार को देखिए, नॉट कि वो काम क्या क्या कर रहा है। माइंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, मतलब एक बहुत, आप कह लीजिए इतना स्ट्रॉन्ग है माइंड कि हमसे काम ही वही करवा रहा है। तो बट ये क्या कह रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म वाले कि भाई आप ये मत देखो कि माइंड का फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। बाय डूइंग इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन टू लुक विद इन, अपने अंदर झांकिए, आप माइंड में देखिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। सो ये दो तीन टर्म जो है ना, इंट्रोस्पेक्शन जैसे है, ये भी स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर आएगी। ये वुंड द्वारा दी गई टर्म है। विल्हम वुंट ने ही ये इंट्रोस्पेक्शन टर्म दी है, और उन्होंने ही बोला है कि हमें सिर्फ माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। अब जैसे मान लीजिए ये एक हैंड है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको सबको पता है, हमारे हाथ का क्या स्ट्रक्चर है, शारीरिक आकार कैसा रहेगा, ठीक है। बट इसके फंक्शन क्या है भाई, इससे वी कैन राइट ना, वी कैन राइट, वी कैन डू समथिंग, जो भी हमारे काम डेली, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज हो रहेंगी, हम उनके काम कर रहे हैं। तो वो हमारे हाथ के फंक्शंस है ना, हम आकार को देखें, शारीरिक आकार को देखें कि फंक्शंस को देखें, ठीक है ना, दोनों चीजें हैं, बट आप एक नहीं ले सकते। स्ट्रक्चरलिज्म वाले बोलेंगे सिर्फ आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए, इसके शारीरिक बनावट को देखिए, बस दैट्स ऑल। ठीक, ये था स्ट्रक्चरलिज्म। सबसे पहले जो इवोल्यूशन में बात करते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म की ही बात होती है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्ट्रक्चरलिज्म के बाद क्या हुआ, स्ट्रक्चरलिज्म के बाद जो नेक्स्ट स्कूल स्कूल आया वो था फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म, ठीक है, फंक्शनलिज्म। अब ऑलमोस्ट सेम सेम स्ट्रक्चर के बाद फंक्शन की बात आएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शनलिज्म में विलियम जेम्स करके जो नाम है, आपने विलियम विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स करके जो एक नाम है, ये आपको याद रखना है कि ये फंक्शनलिस्ट हैं, ठीक है। विलियम जेम्स, इवन आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ फंक्शनलिज्म किनको बोला गया है, विलियम जेम्स को बोला गया है। विलियम जेम्स क्या बोलते हैं कि फंक्शन ऑफ माइंड, फंक्शंस ऑफ माइंड, ठीक है। हमें यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यहाँ पे आप देखो भाई, सीधी सी बात है कि रोटी की बात करते हैं, एक रोटी का आकार कैसा है, इसको देखिए कि भाई, अब ऐसा ना कि वो बोल रहे तुम गोल रोटी नहीं बना पा रहे हो, तुम गोल रोटी नहीं बना पा रहे हो। अब जो भाई गोल रोटी बने या कोई और आकार की रोटी बन जाए, रोटी का काम तो एक ही है ना, अन्न का जो काम एक ही है ना, वो हमें ताकत दे रहा है, ठीक है। तो हम उसका फंक्शन देखें, हम उसका आकार ना देखें। तो फंक्शनलिज्म वाले क्या बोलेंगे, आप सिर्फ माइंड के फंक्शंस देखो, ये काम क्या क्या कर पा रहा है, जो प्रोसेसेस है। फॉर एग्जांपल, आपका माइंड क्या, आपकी जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज हैं, जितनी भी क्षमताएं हैं हमारे माइंड की, हम सिर्फ इसको देखें, ठीक है ना। हमारा काम है यहाँ पे, हमें सिर्फ फंक्शंस देखने हैं माइंड के, ना कि हमें स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। स्ट्रक्चर जैसा मर्जी हो, बट उसका फंक्शन क्या है, हमें इससे क्या लाभ होने वाला है, इससे क्या क्या काम होने वाले हैं, ये देखना है। दैट इज फंक्शनलिज्म। आई होप इट इज क्लियर। अब जैसे देखिए, जॉन डीवी करके एक नाम आपने सुना ही होगा कभी ना कभी। तो जॉन डी जो है, जॉन डी ने क्या बोला है, ये भी फंक्शनलिज्म से जुड़े हुए हैं। ये भी यही बोल रहे हैं कि हमें माइंड के फंक्शंस के ऊपर ध्यान देना है, रादर देन स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, ठीक है। और ये बिल्कुल अपोज करते थे स्ट्रक्चरलिज्म को। आई होप इट इज क्लियर, ठीक। और यहाँ पे ओके, सो नेक्स्ट जो है, अभी इसके बाद जो हम बात करेंगे, अब स्ट्रक्चरलिज्म आया, उसको बिल्कुल उसका ऑपोजिट आ गया, स्ट्रक्चर फंक्शंस आ गए, फंक्शनलिज्म आया। अब जो थर्ड इज गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, या जिस्टॉल्ट, गेस्टॉल्ट, जैसे आप इसको प्रोनाउंस प्रोनाउंस करिए, ठीक है, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, ठीक है। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी फिर आ गई, फिर से स्ट्रक्चरलिज्म को, मतलब एक होता है ना कि भाई ऑपोजिशन आ गया, तो वो ऑपोजिशन कह सकते हो कि भाई ये जो तुमने बोला है, तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमें सही नहीं लगा। हम यहाँ पे नया एक गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी आई कि हाँ, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, अब गेस्टॉल्ट जो है ये जर्मन वर्ड से लिया गया है, जर्मन वर्ड, जिसका मतलब है एज अ होल, और कॉन्फ़िगरेशन आप कह सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन,
ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन जो आप कह सकते हैं, ठीक है। और हम इसको सिंपल सी इसमें बोले ना, तो गेस्टॉल का मतलब होता है परसेप्शन को आपने एज अ होल देखना है, परसेप्शन एज अ होल। सी, अब यहाँ पे क्या हुआ, गेस्टॉल साइकोलॉजी वाले आए, ठीक है, नाम बताऊंगी आपको, रुक जाइए, नाम के पहले, इससे पहले समझिए क्या है गेस्टॉल। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ बनाया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रही हूँ, ठीक है, ये डॉट लगाया मैंने। आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे डॉट दिख रहे हैं कि पूरा का पूरा सर्कल दिख रहा है? आप यहाँ पे सिर्फ डॉट्स देख रहे हो या कि पूरा का पूरा सर्कल देख रहे हो? तो ये आपका परसेप्शन है। आपका परसेप्शन क्या होगा, जितना मैं समझ पा रही हूँ, आप सब लोग यहाँ पे पूरा एक सर्कल देख पा रहे हो। आप उन डॉट्स को कनेक्ट, कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसको कनेक्ट करके देख पा रहे हो, एक पूरा पैटर्न देख पा रहे हो। तो हमारा जो परसेप्शन होता है ना, ये क्या होता है, एज अ होल होता है, अकॉर्डिंग टू गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। ठीक है ना। अब नाम जो आपने जो याद रखने हैं गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, वो है मैक्स वर्डहाइमर, ठीक है, मैक्स वर्डहाइमर, वेट, ठीक है, मैक्स वर्डहाइमर, ठीक है, कर्ट कोफका, एक सेकेंड, मैक्स वर्डहाइमर, ठीक, कर्ट कोफका, ये तीन नाम प्लीज इसको याद रखना, एंड वॉल्फ गैंग कोहलर, ठीक है जी, क्लियर। वर्डहाइम को हम बोल देते हैं कि ये फाउंडर है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के, ठीक है जी। कोफका, कोहलर, वर्धहाइमर, इजीली, ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा। तो तीन नाम जो है ना, ये गेस्टॉल साइकोलॉजी से जुड़े हैं, और ये क्या मानते हैं कि जो हमारा परसेप्शन होता है ना, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम भी है ना, तो हम उसको, अगर आपका कोई फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लाइफ में प्रॉब्लम आई ना, कभी प्रॉब्लम आ रहे हो, फेस कर रहे हो, सो उस प्रॉब्लम को आपको ऐसा नहीं है कि उसका एक पार्ट को देखो। कोई चीज खराब हो जाती है, मान लीजिए कोई मशीनरी है, कोई ऐसी चीज है घर पे जो कि यूज कर रहे हैं, वो खराब हो रही है, तो आप क्या उसका एक पार्ट देखते हो कि ये ही पार्ट खराब हुआ होगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको वो पूरा एज अ होल देखना पड़ता है कि भाई प्रॉब्लम तो कहीं से भी आ सकती है, इसका सॉल्यूशन कहीं से भी मिल सकता है, और खराबी कहीं पे भी हो सकती है। तो जब आपका परसेप्शन ऐसा हो जाएगा ना कि हमें चीजों को एज अ होल देखना है, सो आपकी साइकोलॉजी बेटर हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ वन इज दैट इज बिहेवियरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट इज बिहेवियरिज्म। अब देखिए बिहेवियरिज्म आगे, वॉटसन, जेबी वॉटसन, जॉन बी वॉटसन द्वारा दी गई बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म जो है ना, बिहेवियरिज्म वॉटसन ने क्या बोला, वॉटसन की ही वॉटसन बहुत प्रभावित थे। इवन वॉटसन से प्रभावित होके और भी बहुत नाम है, फॉर एग्जाम्पल आप इनको लिख सकते हैं, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है, स्किनर है, इनकी हम थ्योरीज करेंगे, ठीक है, पैवलव है, थॉर्नडाइक है, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है, जो कि जुड़े हैं बिहेवियरिज्म से। बिहेवियरिज्म बात करता है ओनली एक्सटर्नल, मेनली एक्सटर्नल बिहेवियर से, एक्सटर्नल बिहेवियर और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब समझिए, बिहेवियरिज्म एक जो नई फील्ड आई या नया स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आया, ये क्या कहता है कि हमें जो सामने बिहेवियर है ना, इसको ट्रेन करिए। जहां पे भी कंडीशनिंग की बात आई, हैबिट फॉर्मेशन की बात आई, वो बिहेवियरिज्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप मान लीजिए हम एज अ टीचर, अब यहाँ पे आप लोग, हम एज अ टीचर क्या करने वाले हैं। अब आजकल जैसे आपने एनसीएफ 2005 पढ़ा होगा, एनसीएफ 2005 में क्या लिखा है कि देर शुड बी अ शिफ्ट, यहाँ पे एक शिफ्ट होना चाहिए फ्रॉम बिहेवियरिज्म टू कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म एक बिल्कुल नया स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। बिहेवियरिज्म फिर भी थोड़ा अभी हम इसको कह सकते हैं कन्वेंशनल, कह लीजिए कि थोड़ा सा ना, कि कन्वेंशनल कौन सा है। और यहाँ पे ये भी बात आती है कि बिहेवियरिज्म जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ना, इसमें हमें बच्चे को सिर्फ ट्रेन करना होता है ना। बिहेवियरिज्म जो है, ये क्या मानता है कि बच्चे को आप आप टीचर जो है, यू आर द ओनली वन, आप एक्टिव
पार्टिसिपेंट है टीचर, बच्चा पैसिवली रोल प्ले करेगा अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट। ये बोलेंगे, जैसे वॉटसन क्या बोलते हैं, मुझे कुछ बच्चे दे दो, ठीक है, डजन ऑफ किड्स, ठीक है, मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ, उनको मैं लॉयर बना सकता हूँ, उनको मैं डॉक्टर बना सकता हूँ, उनको मैं एक चोर बना सकता हूँ, मैं पुलिसमैन बना सकता हूँ, मुझे सिर्फ कुछ बच्चे दे दो, ठीक है। ये वॉटसन का कहना है, ठीक है ना। तो इनके अकॉर्डिंग कि जब इनके अकॉर्डिंग जो बच्चा सामने है ना, हम उसको शेप करके कुछ भी बना सकते हैं। और टीचर्स जो हमारे जो पहले कह सकते हैं ना, जो ट्रेडिशनली जो माना जाता था पहले, यही था कि टीचर जो पढ़ा रहा है बच्चों को उतना ही पढ़ना है, हम इसका टाइम टेबल सेट करेंगे, हम इसको अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ना कि हम अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, दैट इज बिहेवियरिज्म। हम अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, हम उसके ऑब्जर्वेबल जो एक्सटर्नल बिहेवियर है हम उसी को शेप कर रहे हैं, जो उसके इंटरनली जो चल रहा है हम उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें उसके इन्नेट इन्नेट प्रोसेसेस जो होंगी ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। इंटरनल बिहेवियर कह लो, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका एक्सटर्नल बिहेवियर जो हम देख रहे हैं, बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं, कैसे, क्योंकि हमें वो दिख रहा है, दैट इज ऑब्जर्वेबल। जैसे किसी एक एनिमल को ट्रेन किया जाए, है ना। तो बिहेवियरिज्म ऐसी फील्ड है कि आप कंडीशनिंग कर दो, हाँ, आप टाइम टेबल बना दो, आप बच्चे का एक रूटीन सेट कर दो, ठीक है ना, उससे बच्चा चेंज हो जाएगा और आप उसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। दैट इज बिहेवियरिज्म। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए। बिहेवियरिज्म के बाद एक और स्कूल आया, ठीक है, बिहेवियरिज्म के बाद नया स्कूल एक और आया, ठीक है। आफ्टर बिहेवियरिज्म इट इज साइको एनालिसिस। साइको साइको एनालिसिस साइको एनालिसिस बाय सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस टर्म भी दी है, इन्होंने ये स्कूल, ये फाउंडर फादर ही है, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि साइकी एंड एनालिसिस, माइंड प्लस एनालिसिस, हमने क्या करना है, माइंड को एनालाइज करना। अब यहाँ पे बिहेवियरिज्म की बात छोड़िए, यहाँ पे इंटरनल इंटरनल बिहेवियर की बात आ जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये नहीं है कि वो बच्चा बाहर से कैसा दिखता है, देखो बाहर से दिखने में कोई बहुत अच्छा भी दिख रहा हो, उसके मन में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है ना, हमें कैसे पता चलेगा। तो सिगमंड फ्रॉइड कह रहे हैं किसी की पर्सनालिटी, किसी का बिहेवियर कैसे पता चलेगा, उसकी साइकी कैसी है, उसको एनालाइज किया जाए। आपको उसकी साइकी को एनालाइज करना है, उसके जो माइंड के अंदर चल रहा है उसको एनालाइज करना है। तो यहाँ पे ये इंटरनल बिहेवियर की बात करते हैं, पर्सनालिटी को असेस करने के लिए उसके इंटरनल बिहेवियर को, हमें उसके जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको पता करना जरूरी है, ठीक है ना, कि कैसा वो इंसान है। तो यहाँ पे साइको एनालिसिस माइंड की एनालिसिस की बात करता है, जो कि मेनली इंटरनल बिहेवियर की बात हो रही है। तो सिगमंड फ्रॉइड जुड़े हैं साइको एनालिसिस से। नेक्स्ट जो है वो है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिज्म और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो का नाम याद रखना, कार्ल रॉजर का नाम याद रखना, ठीक है, कार्ल रॉजर, कार्ल रॉजर, ठीक है, इनके नाम याद रखना। अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर जो है ना, ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से जुड़े हैं। अकॉर्डिंग टू दैट, ह्यूमनिस्टिक मतलब होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप यहाँ पे एक ही टर्म सुनोगे बार बार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपना ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इवन योर सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है ना, कि एज एज एन ह्यूमन बीइंग ना, हमारा जो पोटेंशियल है ना वो क्या है उसको जानना है, सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाना है, ठीक है। तो ये मेनली ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बोलती है। क्लियर? आई होप इतना आपको क्लियर है। ये मैं आज का जो टॉपिक है ना, मेनली इंट्रोडक्शन आपका साइको की साइकोलॉजी है क्या, और कौन कौन से डिफरेंट स्कूल्स है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में हमें वन बाय वन एक एक स्कूल उठाना है और हमें इनकी फिर बात करनी है। ओके, सो लास्ट जो रहेगा, सेवेंथ लास्ट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ओके जी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक के बाद हम बात करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेनली जो है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी अगर हमने जो नाम इनमें याद रखने हैं वो हमने प्याजे के नाम याद रखने हैं। पियाजे का, पियाजे ने कॉग्निटिविज्म के बारे में बहुत बात की है अपनी थ्योरी में, जिसमें उन्होंने स्टेजेस की बात की है, ठीक है। तो कॉग्निशन की बात करते हैं जीन पियाजे, बट प्लीज
एक चीज रिमेम्बर, इसमें एक पॉइंट याद रखना कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, कि एक नाम है अल्ड्रिक नाइजर। नाइजर का नाम प्लीज याद रख लेना, ठीक है। एक्स्ट्रा है थोड़ा सा इसमें, ये एक्स्ट्रा चीजें इसीलिए होती हैं कि, है ना, कि थोड़ा सा लिंक बन जाए और आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए साथ साथ में। नाइजर जो है ना, नाइजर ने ये टर्म दी थी, ठीक है। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ, इनको फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी बोला जाता है, अल्ड्रिक नाइजर को फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बट सेम चीज है। हम ये नहीं याद रखते कि किसने ये टर्म दी है, कौन फादर है, बट किसकी वजह से पॉपुलर हुआ है, किसने इसके ऊपर ज्यादा काम किया है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में प्याजे का काम बहुत ज्यादा है, बहुत टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने ये काम किया है, इसलिए हमें जीन प्याजे का नाम याद रखता है, हमें जीन प्याजे का नाम याद है। इवन ब्रूनर इसमें जुड़े हैं, ठीक है ना, ब्रूनर इसमें, हम इसमें ब्रूनर का नाम भी डालेंगे, ठीक है ना। सो ऐसे करके ना हमारे क्या है, ये सब क्या है, दीज आर सम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। और ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हमें ये जानने इसीलिए जरूरी है, बिकॉज आपको अगर इनके बारे में पता होगा, तो जब हम थ्योरीज करेंगे ना, आप एक लिंक बना पाओगे कि सबसे पहले कौन सा है, सबसे लेटेस्ट कौन सा है। अब जैसे मान लीजिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी अभी लेटेस्ट है ना। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी किस बारे में बात करती है, ऑल अबाउट कॉग्निशन, ऑल अबाउट मेंटल प्रोसेस, ऑल अबाउट इन्नेट पावर्स। समझिए, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि मेनली एजुकेशन में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में जब हम एनसीएफ या पॉलिसीज पढ़ते हैं ना, तो ये टर्म्स बहुत हम सुनते हैं कि बिहेवियरिज्म से हमें हटना है और हमें कॉग्निटिविज्म की तरफ जाना है या कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ जाना है। तो बिहेवियरिज्म ऐसा है स्कूल जो कहता है कि भाई हमें बच्चों को बाहर से ट्रेन करना है, ठीक है, हमें बच्चे को शेप करना है, ठीक है ना, इंस्पाइट ऑफ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हम ये भूल रहे हैं कि उसके पास ब्रेन है, ब्रेन, उसके पास इनेट पावर्स हैं जो कि खुद से काम कर सकती हैं, ठीक है ना। हर एक चाइल्ड, अब एक बच्चा जब पैदा होता है, उसको पता है, उसको जब भूख लगेगी ना, और उसको जब फीडिंग करवाई जाएंगी, वो खुद से फीडिंग करने लग पड़ेगा। उसको, उसने वो चीज सीखी नहीं है, इट इज नॉट लर्नड। बट बिहेवियरिज्म इज ऑल अबाउट लर्निंग, ठीक है, कि हम सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, हम सीख के काम कर पा रहे हैं। बिहेवियरिज्म क्या बोल रहा है, हम जो लर्निंग हो रही है हमारी, उसी से हम काम कर पा रहे हैं, हम लर्न करते हैं, ये बिहेवियरिज्म। कॉग्निटिविज्म क्या बोलता है, हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो कॉग्निशन है ना, कॉग्निशन का मतलब होता है टू नो समथिंग, टू अंडरस्टैंड समथिंग। ये जो कॉग्निशन है ना हमारा, ये हमारी हेल्प करता है चीजों को, एक्सपीरियंसेस को जानने में, ये हमारी हेल्प करता है अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसीलिए सबसे लेटेस्ट है ये। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पियाजे का काम बहुत ज्यादा है, इन्होंने स्टेजेस बताई हैं, इन्होंने ये बोला है कि कैसे डिफरेंट स्टेजेस में कैसे जो बच्चे हैं वो किस तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस को गेन करते हुए चीजों को लर्न करते हैं। लर्निंग होगी, बट पहले यहाँ से वो बच्चा खुद से काम करेगा, ठीक है ना। पहले बच्चा क्या करेगा, अपने अपने ब्रेन को यूज करेगा, अपना काम यूज, अपना अपना जो भी काम है वो पहले ब्रेन की हेल्प से उसको करेगा, देन वो लर्न करेगा। बट बिहेवियरिज्म क्या बोलेगा, पहले लर्निंग करवाओ, इसको सिखाओ, पहले सिखाओ तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा। देखो सेम है, बिहेवियरिज्म कह रहा है पहले सिखाओ फिर इसके दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन कॉग्निटिविज्म क्या कह रहा है, इसके दिमाग में ऑलरेडी है, वो पहले दिमाग लड़ाएगा फिर वो सीख जाएगा, पहले वो दिमाग लड़ाएगा फिर वो सीख जाएगा। दैट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सो आई होप ये वीडियो आपको, इसमें इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी कि एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा सिलेबस। अगर आपने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी, आप एक बार सिलेबस की वीडियो चेक कर लीजिए, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में आएगा, साइकोलॉजी पार्ट ये रहेगा। इस पार्ट में हम हर एक साइकोलॉजी की थ्योरी करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स करेंगे एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस करेंगे, और जिससे रिलेटेड आपको बहुत क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, और वो ज्यादातर आपकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को, इस पार्ट को समझिए, और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपको कोई डाउट है या आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।